हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और उत्तराखंड एलटी पैडागोजी की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में जो है मैं आपके बीच में सारे टॉपिक्स को बारी बारी से करवा रहा हूँ। और आज मैं जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको लर्निंग से संबंधित जो थ्योरीज हैं उसमें दो जो सिद्धांत हैं वो ऑलरेडी बता दिए थे, थॉर्नडाइक का। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो है इस वीडियो के अंदर हम कुछ और थ्योरीज जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें स्किनर की और आपके और एक आध थ्योरी जो होंगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ जो अधिगम है उसका जो प्रभाव है उस पर, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उन सभी के आपको नोट्स चाहिए या और भी मेरे पास कुछ नोट्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आपको 200 रुपीज़ पे करने हैं, उसके बाद आपको ये नोट्स सभी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से, अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फटाफट से नोट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं 25 अप्रैल को आपका पेपर है। और अभी तक तो कोई इसमें चेंज नहीं आया कि पेपर कब कोई कैंसिलेशन है, कुछ भी, जो भी अफवाहें, जो भी बातें वो सब अफवाहें। तो 25 को ही पेपर होने जा रहा है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी तक भी प्रवक्ता के ही क्वेश्चंस पूछने पे लगे हुए हैं, तो भाई दोस्तों उससे आगे बढ़ जाओ अब, है ना। जो हो चुका है उसको छोड़ दो। कोई कह रहा है पोल करवाओ, अरे पोल नहीं होता भाई, अब इतना टाइम हो गया, पोल करवा के क्या करेंगे। अब सीधा सीधा रिजल्ट होगा और रिजल्ट का वेट कीजिए, 25-26 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही होगा अब जो कुछ होगा। तो इसीलिए आप अब ये सब छोड़ दीजिए। जिसके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तैयारी कीजिए मेंस की, और जिसके नहीं आ रहे हैं वो चुपचाप एलटी की तैयारी कीजिए। ओके, अब ये सब मत पढ़िए कि ये इस बुक से है, वो उस बुक से है। और वैसे भी जो क्वेश्चन एक आध जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो तो हो गए हैं। बाकी अब किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो उसे लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। जो चीज़ तुम्हें गलत लग रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत होगी, वो औरों की नज़र में सही हो सकती है ना। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक भी मुझे वो कभी भी एक क्वेश्चन भेज देते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुम्हें वो गलत लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो गलत हो जाएगा, वो गलत नहीं, वो सही है ना। तो इसलिए अब अपने डाउट को, सबका डाउट मत बनाइए आप लोग, और उससे आगे बढ़िए। जो पेपर हो चुका है चुपचाप आप एलटी की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसे कि मैंने बात की कि आज हम बात करने वाले हैं अगेन जो लर्निंग थ्योरीज हैं उसके बारे में ही बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने कुछ थ्योरीज जो दो थ्योरीज जो है डिस्कस कर ली थी दोस्तों। आज जो है हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, या उसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आरएस का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। साथ ही साथ इसका और एक नाम है आपका नैमितिकवाद या क्रिया प्रसूत। तो ये सारे के सारे जो नाम है ये इसी के हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से कोई भी नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे नाम इसी के हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें होंगी हम देख लेते हैं। तो जो स्किनर है उन्होंने अधिगम के जो अपना सिद्धांत है, उनकी थ्योरी है, उसके अंदर बताया कि जो सक्रिय व्यवहार होता है उसको सुनियोजित अगर पुनर्बलन द्वारा बल मिल जाए तो उसके कारण से वांछित रूप से जो जल्दी जल्दी उसकी क्या होती है, कार्य की पुनरावृत्ति होती है, और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों जो ये स्किनर का सिद्धांत है अधिगम का, ये कुल मिलाकर जो आपने जो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा है उसी के लगभग बेस्ड पर है ये, कि जिस प्रकार से जब हम कोई चीज़ करते हैं और वो उस चीज़ में हम सफल होते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए एक पुनर्बलन का काम करती है, एक रीइंफोर्समेंट का काम करती है। और इस कारण से दोस्तों वो जो रीइंफोर्समेंट है जो हमें वहाँ पर मिलता है, तो वो रीइंफोर्समेंट हमें उस काम को और ज़्यादा करने की एक प्रेरणा देता है, और हम उस काम को और ज़्यादा करते हैं, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति बहुत तेज़ी से होती है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको बार बार करते हैं, हमें कोई चीज़ पढ़ना अच्छा लगता है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। तो ये अक्सर होता है। तो यही स्किनर ने अपने सिद्धांत के अंदर कहा था, आरएस थ्योरी के अंदर। तो इसमें क्या क्या उन्होंने किया था देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इस जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें तो आर था, लेकिन इसमें आर एस है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी होगी, रिस्पॉन्स की होगी, अनुक्रिया। और अनुक्रिया के बाद जब अनुक्रिया होगी तो उस अनुक्रिया के फलस्वरूप हमें मिलेगा पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट, और जो हमें फिर से मदद करेगा आपका उद्दीपन करने के लिए, स्टिमुलस के लिए। तो स्टिमुलस बाद में आएगा इसमें। तो कैसे कैसे ये चीज़ होगी, पहले हम देख लेते हैं स्किनर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट अपने
अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए किया था। ठीक है, तो जो स्किनर हैं, BF स्किनर, आप जानते हैं इनके बारे में, ये अमेरिकन फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने अलग अलग कई थ्योरियाँ दी हैं, तो उसमें से एक इनकी ये थ्योरी भी है। तो इन्होंने 1930 के में क्या किया, सफ़ेद जो चूहे हैं, वाइट जो चूहे हैं, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का एक बॉक्स तैयार किया। ओके, और इसी बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि इन्होंने तैयार किया तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम स्किनर बॉक्स है। इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्क था जिस पर कि एक लीवर लगा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से ये दोस्तों ये बॉक्स दिखता है, ध्यान से देखिए इस बॉक्स को। ये देखिए एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ये पूरा है, यहाँ पर ये चूहा है, यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है और इस लीवर को प्रेस जब करते हैं तो यहाँ अंदर फिर यहाँ से हमारा खाने का जो टुकड़ा है वो अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर थी, इसके थ्रू पहुँचता था वो। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें उन्होंने की देख लेते हैं। तो स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को जो है उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और बॉक्स का जो लीवर है उसको जब दबाते थे तो उससे एक आवाज़ आएगी, खट की आवाज़। जैसे ही वो खट की आवाज़ होगी तो उस समय ऊपर से जो ये लगा हुआ बाहर से यहाँ से खट से खाने का टुकड़ा अंदर की ओर गिर जाएगा और जैसे ही वो खाने का टुकड़ा अंदर आएगा तो जो चूहा है उसको क्या करेगा, उसकी तरफ दौड़ के जाएगा और उसको खा लेगा। तो जब चूहे का जो पैर है वो अचानक से लीवर पर पड़ता है, क्योंकि वो भूखा है, वो इधर उधर उसके रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, तो खट की आवाज़ के साथ साथ जो खाने का टुकड़ा आ जाता है और चूहा उसी ओर दौड़ पड़ता है। वह खाना उस चूहे के लिए एक तरह से पुनर्बलन का काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। यानी कि जो खाना अंदर आया वो वहाँ तक पहुँचा और वो उसका रीइंफोर्समेंट है। अब क्या होगा, वो इस क्रिया को बार बार करने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि इस काम को करने से खाना मिलता है। यानी कि उसको वो रीइंफोर्समेंट मिल चुका है, अब उसको फटाफट उस जल्दी जल्दी से उस काम को दोहराएगा। ज़्यादा अगर वो भूखा है तो उस स्थिति में वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से जो ये भूख है ये उसके लिए प्राणोदक यानी कि प्रोपेलेंट का काम करती है और उसकी जो 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 ये खाना था ये उसके लिए एक तरह से रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, जिसने कि उसकी रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इसीलिए इस थ्योरी को जो है पहले आर यानी कि रिस्पॉन्स की बात हुई, क्योंकि उस टुकड़े के आने के जो रिस्पॉन्स जो है उसको मिला है, उसके बाद जो है उसकी जो एक्टिविटीज है उसमें तेजी आई है और वो उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित हुआ है। तो इस तरीके से इसको RS थ्योरी कहा जाता है दोस्तों। तो ये है हमारा स्किनर का एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसके द्वारा इन्होंने अपने सिद्धांत को एक तरह से पुख्ता किया, जो कि थॉर्नडाइक ने भी कहा है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्किनर के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। तो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा में आखिर क्या इस्तेमाल है इसका, आखिर क्या इसको मनोविज्ञान के अंदर पढ़ाने का क्या मकसद है। तो जो स्किनर है उसके सिद्धांत के आधार पर पाठ्य जो वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में बांटने पर जो है बल दिया जाता है, जिससे अधिकतम शीघ्र व प्रभावकारी हो जाता है। तो दोस्तों जो स्किनर होता है उसकी जो थ्योरी है उसके आधार पर जो पाठ्य वस्तु है उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ध्यान दिया जाता है कि भाई छोटे छोटे पदों में बांटकर उनको पढ़ाया जाए, ताकि वो वो जल्दी से एक टर्म को सीखें और उस टर्म को सीखने के बाद उनको एक तरह से पुनर्बलन मिल जाए, रीइंफोर्समेंट मिल जाए और वो फिर आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहित हों और फटाफट से जो है वो अगली चीज़ सीखें। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है वहाँ पर। फिर दूसरा है वहाँ पर जो छात्र हैं उनके व्यवहार को वांछित रूप यानी कि अपनी इच्छा अनुसार रूप और दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की यह सहायता करता है। यानी कि किसी विशेष दिशा में अगर हम बालक का व्यवहार मोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यह है बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए, यानी कि पहले से ही उन्हें पता हो कि हमें इस चीज़ को करने से ये होगा, हमें अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो उससे क्या क्या हमें फ़ायदे होंगे, उससे उनको पहले ही अवगत करा दिया जाए, तो ये उनके लिए क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, पुनर्बलन का काम करेगा और विद्यार्थी पर अपने काम में अधिक उन्नत तरीके से काम कर सकता है ना। तो ऐसा होता है अक्सर अक्सर जो है हम जब हमें पता होता है कि इससे ये चीज़ होने वाली तो उसका फ़र्क हमें पड़ता है। और ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है। जब मैं 12th में था तो उस टाइम पर जो है कौन रमेश पोखरियाल निशंक हुआ करते थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अचानक से घोषणा कर दी कि जो टॉप करेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। तो उस टाइम पर मुझे अंदर से ऐसा हुआ था कि बस अब तो पढ़ाई करनी है, जितना बिल्कुल जम के पढ़ाई करनी है।
तो उससे एक तरह से रीइंफोर्समेंट मुझे मिला था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें वास्तव में जीवन में होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास तो ये हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट है सक्रिय जो अनुमंडन है उसमें पुनर्बलन का जो है अत्यधिक महत्व होता है, और पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि किस रूप में पुनर्बलन दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, पुरस्कार दिया जा सकता है, या जो परिणाम है उनकी पूर्व जानकारी दी जा सकती है। तो ये सारे आपके पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का काम बच्चे के लिए करते हैं, और उसके फलस्वरूप बच्चा जो है वो काम करने को और ज़्यादा लालायित होता है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स और अच्छा हो जाता है। तो यही इस सिद्धांत का महत्व है। फिर नेक्स्ट है आपके पास ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो अधिगम का जो ये सिद्धांत है ये सीखने की जो प्रक्रिया में उद्देश्य हो गया, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, इनके महत्व को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो दोस्तों कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है यानी कि कोहलर का जो सिद्धांत है वो बेसिकली किस पर है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से। अब ये गेस्टाल्टवादी क्या हुआ दोस्तों, जो जर्मन गेस्टाल्ट है ये एक ऑलरेडी एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड इस यहाँ पर एक संप्रदाय था जिसको गेस्टाल्टवादी संप्रदाय कहा जाता है, जिसके जो समर्थक थे वो थे आपके वर्दिमर, कोहलर, कोफका और लेविन। तो ये सारे जो हैं आपके एक ही संप्रदाय के हैं आपका गेस्टाल्टवादी। तो उसी में सबसे प्रमुख नाम आता है आपका कोहलर का, जिन्होंने की एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है कोहलर थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो खैर इस सिद्धांत के अंदर क्या उन्होंने बात की थी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कोहलर ने जो है अपने प्रयोग में क्या किया था, किस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया था, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो फ्रेंड्स कोहलर जो है उसने अपना जो सुल्तान नाम का एक जो है भूखा चिंपैंजी है उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, तथा कमरे की जो छत है उसमें कुछ केले टांग दिए। तो सुल्तान का नाम उसका क्या था, चिंपैंजी का सुल्तान था, उसको एक कमरे के अंदर बंद किया, वहाँ पर जो है कुछ केले छत पर टांग दिए, और वहाँ पर जो है अंदर कमरे के अंदर कुछ बॉक्स रख दिए हैं, छोटे छोटे बॉक्स, और साथ के साथ कुछ छड़ियाँ रख दी जो कि आपस में जुड़ सकती थी, कनेक्ट हो सकती थी। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये अंदर का नज़ारा था। तो ये कुछ हुआ, ये तो बॉक्स वगैरह शुरुआत में रखे थे। तो शुरुआत में जो है बच्चे जो ये है चिंपैंजी है उसने बार बार जो है वो कहीं प्रयास किए, लेकिन वो केले प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि ऊंचाई पर थे। लेकिन थकार कर वो बैठा, और अचानक से जो है उसने जो है वो उन छड़ियों से खेल रहा था, और वो छड़ियाँ जुड़ गई, और फिर उसके दिमाग में युक्ति ये भी आई कि क्यों ना इन बॉक्सों को एक के ऊपर दूसरा रख दें, और फिर छड़ी तो आपस में जुड़ गई है, तो इससे उसने क्या किया, केलों को प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स इससे क्या पता चला, कि इससे ये पता चला कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब जो है व्यक्ति जो है वास्तव में समस्याओं से घिरा होता है, तो अचानक से उसके दिमाग में एक सूझ आती है, एक अंतर्दृष्टि आती है, और वो उस समस्या का समाधान निकाल लेता है और उससे बाहर निकल आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए कैसे उसने यहाँ पर इन बॉक्सों को जो है वो एक के ऊपर एक रख के वो ऊपर पहुँच गया, और छड़ी को उसने जुड़ा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर भी हम कई बार देखते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर हम इस ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगा लेते हैं जो हमने पता नहीं कितने साल पहले कभी पढ़े होंगे, या ऐसी ऐसी चीज़ें हम सोच लेते हैं जो कि हमारे दिमाग के अंतर मन में कहीं पर होती है। तो वहाँ पर हमें उस सूझ का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके कारण से हम अचानक से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ओके, अब अगर हम इसका शैक्षिक महत्व की बात करें कि शिक्षा में आखिर इसका क्या महत्व है, तो बालकों की जो बौद्धिक है विकास है उसके लिए जो अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ वो बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो ये हम सब जानते हैं। जब हम इसीलिए ही इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक जो है कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है कार्य बालक करेगा, जितना ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ करेगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि पैदा होगी, और उतना ज़्यादा वो उसका दिमाग का विकास हो पाएगा। तो ये शिक्षा में इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि पाठ्यक्रम जो है निर्माण है उसमें जो है सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। तो किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को डालें, इस प्रकार की चीज़ों को डालें ताकि बच्चा
वहाँ पर कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल, कुछ सूझ जो है, कुछ अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने की स्थिति में हो, और तब जाके हम वहाँ पर वो अपनी अंतर्दृष्टि के उपयोग से उनको एकीकृत कर पाए। तो वही बात है कि सूझ का सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से हम पाठ्यक्रम के निर्माण में कर सकते हैं। यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से ही बच्चे को पता चल जाए तो वो अपनी बुद्धि और सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। तो ये बात हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये थे दोस्तों। अब हमने इसमें एक और चीज़ पढ़नी है, वो एक और सिद्धांत है इसके अंदर, वो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन बाय चांस आपको आ गए तो ये भी एक अधिगम के सिद्धांत के अंदर ही है, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि जो अधिगम है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो जो दोस्तों मनोविज्ञान है उसने अनुसंधान के आधार पर मान लिया है कि जो अधिगम है उसकी प्रक्रिया में व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय दोनों कारकों का योगदान होता है। खुद के जो पर्सनल कारक होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल कारक होते हैं, और जो एनवायरनमेंट है आपका, वो दोनों ही कारक जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसके बिना अधिगम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। यानी कि कोई भी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके लिए दोनों ही कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनका कारक किस प्रकार से ये है, इसके बारे में बात कर रखी है। तो सबसे पहले कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित करती हैं, कारक की बात कर रखी है। तो शारीरिक व मानसिक दशाएं, तो बालक की जो फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन किस प्रकार की है, वो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगी ही करेगी। अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो उस स्थिति में उसकी जो लर्निंग है वो स्लो होगी, वो अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत कम होगी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंट। तो बच्चे की जो बुद्धि है उसका स्तर कैसा है, बुद्धि लब्धि, यानी कि आपका आईक्यू, किस प्रकार का आईक्यू है, कितना आईक्यू है, वो चीज़ काफ़ी कुछ डिपेंड करती है कि बच्चा किस प्रकार से लर्निंग करेगा और कितनी तेज़ी से लर्निंग करेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। तो दोस्तों डिसिप्लिन या अनुशासन की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं यार कि जो अनुशासन है वो बच्चे को स्कूल से ही सिखाया जाता है, और बच्चे के जब जीवन में अनुशासन होता है वो तमीज़ से स्कूल जाता है, पढ़ता है, घर आके काम करता है, चीज़ों को सॉल्व करता है, तब जाके ही उसकी लर्निंग सही से हो जाती है। और जो केयरलेस होता है वो हमेशा केयरलेस ही होता है, और उसकी कभी भी जो है उसको सही अधिगम प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास पाठ्यक्रम की व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम जो है या सिलेबस जो है दोस्तों, उसकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि अधिगम किस प्रकार से होगा। अगर पाठ्यक्रम अत्यधिक उबाऊ है या कठिन है बच्चे के स्तर से, तो उससे भी जो है लर्निंग जो है प्रभावित हो सकती है। फिर है आपके पास पर्यावरण। तो यहाँ पर पर्यावरण का मतलब भौतिक पर्यावरण से है, बच्चा किस माहौल में है, कैसे परिवेश के अंदर है, किस प्रकार से घर का माहौल है, उस सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो अधिगम है उसकी कंडीशन डिपेंड करती है, लर्निंग किस प्रकार की होगी ये सब डिपेंड करता है। फिर आपके पास वंशानुक्रम, हेरिडिटी। तो माता पिता की जो गुण होते हैं, उनकी जो प्रोफेशन होता है या उनके जो पैतृक गुण होते हैं, उनका भी योगदान होता है आपके अधिगम में, और उससे बच्चे के अंदर कुछ गुण पहले से ही पैदा हो जाते हैं। फिर आपके पास कक्षा का परिवेश, आपकी क्लास के अंदर किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, वो भी आपकी अधिगम परिस्थितियों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। यानी कि आप क्लास के अंदर अधिगम हेतु परिस्थितियाँ पैदा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि अधिगम कितने अच्छे से होगा। ओके, लर्निंग के लिए जो है वहाँ पर क्या क्या आप कई तरह के TLM यूज कर सकते हैं, टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से पढ़ा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वही जो है जब आप करते हैं तो उसी को कहते हैं अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट है आपके पास सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। तो जो सोशल एंड कल्चरल जो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपके इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसा आपका समाज होगा उसी प्रकार से जो है ये चीज़ें होती हैं। समाज में अगर रूढ़िवादिता है और बच्चा उसी प्रकार से जो है उसको सीखेगा, तो उसके अंदर सीखने की जो पावर है वो भी उसी तरीके की होगी, है ना। जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं या कुछ कल्चर होते हैं उसमें उसी तरीके के कल्चर होता है, तो वहाँ पर सीखने का कल्चर एक तरह से बन जाता है। हम सुनते हैं कि भाई जापानी जो लोग हैं वो काफ़ी बहुत मेहनती होते हैं, वर्क के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो वो सब क्या है, वो वही है कि समाज किस प्रकार का है उसी प्रकार से हम भी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी क्लास के अंदर अगर विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हो गई आपका, चाहे वो आपका सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं, क्विज हो गया, और जो बाल
बाल दिवस पर अनेक अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन सभी के माध्यम से बच्चों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा जो हेल्दी कंपटीशन है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए प्रोत्साहित हों। फिर आपके पास है अभ्यास एवं परिणाम पर बल। तो जो आपका प्रैक्टिस और उसका रिजल्ट, उस सब पर बल दिया जाए ताकि बच्चे उसके लिए लालायित हों काम करने के लिए। फिर है समूह अध्ययन यानी कि ग्रुप स्टडी, इसके माध्यम से भी लर्निंग की जा सकती है। और ध्यान यानी कंसंट्रेशन, तो किस प्रकार से बच्चे का कंसंट्रेशन है और कितना वो ध्यान दे पाता है, वो चीज़ उसके लर्निंग को प्रभावित करती है। फिर है योग्यता या क्षमता। तो प्रत्येक बालक की अपनी कुछ योग्यताएं व क्षमताएं होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लर्निंग या अधिगम को कर पाता है, और वो अंतर पाया जाता है। वो पर्सन टू पर्सन जो है इंडिविजुअली अलग होता है, उसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल जो है इसके बारे में, अधिगम के बारे में सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे आपके बीच में नया टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।